हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज मास्टर क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको बता रहे हैं लो कोड नो कोड मीन्स विदाउट कोडिंग या मिनिमल कोडिंग से कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों यूज़ की जाती है, क्या प्रोग्रामर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या इश्यूज होते हैं, क्या मेथड्स होती हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कौन सी मेथड्स को इंट्रोड्यूस करा, कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फॉलो करके किसी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं, ये हम इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में इस सीरीज में हम देख रहे हैं। अभी हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर, कि हमारा क्लाइंट्स का और सर्वर का आर्किटेक्चर किस तरीके से होना चाहिए कि हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सॉफ्टवेयर को हम प्रॉपरली डेवलप कर सकें, प्रॉपरली हमारा सिक्योर्डली सर्वर्स हमारा डिज़ाइन हो सके, किसी तरह की हैकिंग ना हो सके, हैकिंग प्रूफ हो। इसलिए हम इस टॉपिक में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे विद ब्लॉक डायग्राम के साथ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स के अलर्ट्स मिल सकें। हम देख रहे हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट क्या देख रहे हैं? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, हम इस चैप्टर में जो बात करेंगे वो जस्ट क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर के उनके रिलेशनशिप्स, उनके बीच में ट्रांसमिशन, हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। जाहिर सी बात है, क्लाइंट एंड सर्वर्स की बात कर रहे हैं तो जो हमारा विजिटर्स होता है, जो हमारी वेबसाइट चेक करेगा, जो हमारी विजिटर्स चेक करेगा वो हो जाता है क्लाइंट। जो भी हमारी वेबसाइट देख रहा है, जो भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला रहा है, वो क्लाइंट हो गया। क्लाइंट मीन्स हमने सॉफ्टवेयर दे दिया, उस सॉफ्टवेयर के अंदर 200 एम्प्लॉयज़ हैं, वो 200 एम्प्लॉयज़ अपने सॉफ्टवेयर को चलाएंगे, प्लस उनके जो क्लाइंट होंगे वो भी अपना सॉफ्टवेयर चलाएंगे। वो जो हो जाता है वो कहलाता है क्लाइंट एंड। क्या हो जाता है? क्लाइंट एंड। ठीक है ना? क्लाइंट एंड। अब क्लाइंट एंड पे जो चीज़ खुलती है, जो चीज़ इंफॉर्मेशन उठ के आती है वो होती है सर्वर एंड। मीन्स एक सर्वर होता है जहाँ पर हम सारे आपका जितने भी जो डेटा होता है वो हम सेव करते हैं और वो कंप्यूट होके क्लाइंट एंड पे खुलता है। अब इनके बीच में कंप्यूट होके जो डेटा ट्रांसमिट होता है, जो डेटा उठकर आता है वो किसके थ्रू आता है? वो इंटरनेट के थ्रू आता है। बहुत से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता होगी लेकिन मैं बारीक से बारीक सारे पॉइंट्स को मैं इसमें कवर करूंगा। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। अब एडिशनल, इंटरनेट जो है ग्लोबली कनेक्टेड है। इसमें एक मिडिल मैन होता है जिसको हम मिडिल मैन बोलते हैं। मिडिल मैन मतलब बीच का आदमी। अब ये मिडिल मैन कौन हो सकते हैं? जो नेटवर्क हैंडलर हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, सरकार है ना? ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। साथ ही साथ हैकर्स भी होते हैं, मीन्स जो नेटवर्क को अननेसेसरी या अननोन पर्सन्स उसको देखना शुरू कर देता है आपके ट्रांसमिशंस को। तो क्लाइंट एंड कौन सा हो गया? जो हम अपने ब्राउजर पे किसी वेबसाइट्स को देखते हैं, जो हमें एग्जीक्यूट होके रन होके हमारे जीयूआई में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू हमको जो डेटा दिख रहा है, हम कुछ फॉर्म्स डाल रहे हैं, कुछ इनपुट्स डाल रहे हैं, कुछ प्लस माइनस कर रहे हैं, कुछ बटन दबा रहे हैं, वो हमारा क्लाइंट एंड पे हो रहा है। और सारा एग्जीक्यूशन जो हो रहा है वो सर्वर एंड पे हो रहा है। कुछ एग्जीक्यूशन क्लाइंट एंड पे होता है। क्लाइंट एंड पे भी कुछ एग्जीक्यूशन होता है, वो जो क्लाइंट एंड एग्जीक्यूशन हो जाता है। सर्वर एंड का एग्जीक्यूशन सर्वर एंड का एग्जीक्यूशन हो जाता है। अब ये एग्जीक्यूशन कौन कौन से होते हैं? क्लाइंट एंड के एग्जीक्यूशन के लिए मैंने चैप्टर 2 पहले ही डाल चुका हूँ। हम किस किस तरीके से क्लाइंट एंड के एग्जीक्यूशन करते हैं। सबसे पहली जो लैंग्वेज जो हमको दिखती है वो दिखती है HTML। HTML के प्रॉब्लम्स को रिजोल्यूशन करने के लिए, गार्बेज को प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए CSS बनी। HTML और CSS में कुछ और न्यू एडॉन्स करने के लिए, डोम्स को मैनिपुलेट करने के लिए, आफ्टर डिस्प्ले आफ्टर रिजल्ट डोम को मैनिपुलेट करने के लिए जावा स्क्रिप्ट बनी। जावा स्क्रिप्ट बनी जो हम JS भी बोलते हैं। जे स्क्रिप्ट की कुछ प्रॉब्लम्स और रिजोल्यूशंस के लिए जे क्वायरी और अजाक्स बनी। अजाक्स बनी। और और भी है हमारा फ्रंट एंड लुक वाइज फ्रेमवर्क बहुत अच्छा होता है, हम बूट स्ट्रैप यूज करते हैं, है ना? बूट स्ट्रैप यूज करते हैं। ठीक है। और
एमडी बूटस्ट्रैप भी आता है एक मार्केट में, लेकिन पेड पेड बूटस्ट्रैप है। फिर हम उसमें है ना स्कीमा यूज़ करते हैं फॉर द सर्च इंजन को है ना अपने वेबसाइट का या रिजल्ट के बारे में कम्युनिकेट करने के लिए। पब्लिक वेबसाइट्स जो होंगी, शॉपिंग कार्ट्स वेबसाइट होंगी, जो भी होंगी, उसमें स्कीमा का डिफाइन होना ज़रूरी है। फिर हम ओपन ग्राफ होता है, ये सारे एग्जीक्यूशंस कहाँ पर हो रहे हैं? ये सारे एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं क्लाइंट एंड पे, है ना, क्लाइंट एंड पे एग्जीक्यूट हो रहा है। सर्वर एंड के एग्जीक्यूशंस के कौन कौन से हो सकते हैं? जो हम पहले स्टार्टिंग में जो हम यूज़ करते थे, बहुत स्टार्टिंग में आया एएसपी आया। इससे पहले भी कई सारे आए हैं, स्टार्टिंग में एएसपी से कर रहा हूँ। एएसपी आया तो एएसपी डॉट नेट आया। एएसपी डॉट नेट के अंदर सी हैश होती है और वीबी होती है, दोनों पे प्रोग्रामिंग होती है। सी प्लस प्लस भी होती है, लेकिन वो विंडोज़ बेस्ड फॉर्म के लिए होती है। पीएचपी आया, पीएचपी ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई। जेएसपी आया, जेएसपी ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई। ठीक है, और इन सब के अपने अपने यूजेस हैं, अपने अपने फायदे हैं। फिर पाइथन आया। ठीक है, पाइथन आया, और भी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, एंगुलर जेएस है ना, और बहुत सारे हम इस तरह के यूज़ करते हैं, कई सारे यूज़ करते हैं, और सबकी अलग अलग मेथड है। अब ये क्या करती है, इस तरीके से इसमें कोड लिखा जाता है कि डेटा एग्जीक्यूट होके, डेटा को कंपाइल करके, मैनिपुलेशंस करके, कुछ ऑपरेशंस करके, डेटा का जो कंपाइल्ड जो आउटपुट होगा वो हमें इंटरनेट के थ्रू ट्रांसमिट होके हमें क्लाइंट एंड पे दिखती है, HTML CSS के फॉर्म में। और क्लाइंट एंड पे हम कुछ जो मैनिपुलेशन वगैरह करते हैं वो हमें दिखती है जावास्क्रिप्ट, jQuery, अजाक्स के एग्जीक्यूशंस के बाद। और बूटस्ट्रैप HTML और CSS का एक फ्रेमवर्क है, CSS का एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक फ्रेमवर्क है। स्कीमा और ओपन ग्राफ जो इस आउटपुट को सर्च इंजन को, सोशल मीडिया को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करे, वो उसका एक स्कीमा है, एक मेथड। इसमें मेटा डेटा होता है, इसमें माइक्रो डेटा होता है, या फिर जेसन डेटा होता है। ठीक है, अब ये जो होती हैं ये एग्जीक्यूशंस होता है ऑन सर्वर, इसको क्लाइंट नहीं दे सकता। और सर्वर को क्लाइंट के बारे में जो भी एग्जीक्यूशंस हो रहा है वो सर्वर को नहीं पता चल सकता, लेकिन इसको मिडिलमैन देख सकता है, इसको मिडिलमैन नहीं देख सकता। मिडिलमैन हमारा इसको नहीं देख सकता। कहाँ से देख सकता है? जो आउटपुट हमारा वाया इंटरनेट जो क्लाइंट एंड पे आ रहा है, उसको मिडिलमैन चेक कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो देख सकते हैं, सर्वर हैंडलर होंगे वो देख सकते हैं, हैकर्स देख सकते हैं। लेकिन हमें ये जो ट्रांसमिशन है वो सिक्योरली ट्रांसमिशंस करना होते हैं, उसका टास्क होता है एडमिनिस्ट्रेटर का कि ये ट्रांसमिशन सिक्योर्ड हो, और हैकर्स का टास्क होता है उसको ब्रेक करना है कि जितनी जल्दी वो ब्रेक करे और वो ट्रांसमिशंस को ट्रांसलेट करके या डिकोड करके वो इस डेटा को पढ़ सके। क्लाइंट एंड के एग्जीक्यूशंस को भी इसलिए देख सकता है क्योंकि क्लाइंट एंड का जो भी जो प्रोग्राम है, ये पूरा जो चलता है वो किसके अंदर चलता है? वो ब्राउजर के अंदर चलता है। और हैकर्स के थ्रू ब्राउज़र को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्लाइंट्स में हम हमारी जो एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक है। इसके बाद अगर यूज़र का लैपटॉप ही हैक्ड है या लैपटॉप ही गलत हाथ में लग गया, तो उस केस में हम कोई भी किसी भी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं प्रोवाइड कर सकता, एक्सेप्ट कि अगर हम उसमें कोई एडिशनल एडिशनल सिक्योरिटी ना डालें। कोई किस तरह की एडिशनल सिक्योरिटी? जैसे फेस डिटेक्शन हमने डाल दिया, जब भी काम करे तो फेस डिटेक्शन हो। ठीक है, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन से हम उस चीज को डिटेक्ट कराएं। बायोमेट्रिक में कौन कौन सा होता है? फेस डिटेक्शन, थंब, रेटिना, इस टाइप की चीज़ें जितनी हैं वो बायोमेट्रिक एक्सेप्ट ना डालें तब तक की वो सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते। और ये सिक्योरिटी, इस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसका है? जो क्लाइंट एंड की जो मशीन डिज़ाइन कर रहा है, मशीन मतलब जो पीसी बना रहा है, सॉफ्टवेयर बना पीसी बना रहा है जो, और सॉफ्टवेयर बना रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है, मीन्स लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उस पर जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं, लाइनेक्स डाल रहे हैं, विंडोज़ डाल रहे हैं, एप्पल डाल रहे हैं, उस चीज़ को सिक्योर करना उस कंपनी का काम है। हमारा काम सिर्फ यहाँ तक की सिक्योरिटी के लिए सोचना है और उसको बनाना है। तो क्लाइंट एंड सर्वर में सिंपल सा फंडा है। क्लाइंट एंड, एक क्लाइंट एंड होता है, एक सर्वर एंड होता है, बीच में मिडिलमैन होता है, इंटरनेट होता है। मैं आपको थोड़ा सा इंटरनेट के कहाँ से आया, कैसे हुआ, सर्वर का कौन कौन सी चीज़ें हुई, इसके बारे में स्टार्टिंग से मैं आपको कवर करता हूँ, ताकि आपको करंट सिनारियो में किसी भी तरह का क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम ना जाए। तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा आपको
रोशनी डाल देता हूँ, आपको थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में आपको बता देता हूँ। क्या हुआ जब इंटरनेट आया तो सबसे पहली कौन सी चीज आई थी इंटरनेट में, कौन सी चीज आई, आपस में लिंकिंग हुई, तो वो हुई लेन। सबसे फर्स्ट जो इंटरनेट बना वो किस में बना, लेन। ठीक है, सबसे पहला जो बना वो लैन बना, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क को मिलाकर हम कहाँ तक पहुंच गए, वैन तक, वाइड एरिया नेटवर्क तक पहुंच गया। वाइड एरिया नेटवर्क जो कि बाद में कन्वर्ट हुआ, जो कि बाद में कन्वर्ट हो गया इंटरनेट, इंटरनेट में कन्वर्ट हो गया। इंटरनेट के अंदर सबसे पहला जो चीज आया कि हर यहाँ पर लेन पे भी हर चीज का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, आईपी होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, आईपी होता है। इंटरनेट में भी क्या होता है, आईपी होता है। लेकिन क्योंकि आईपी एड्रेस की एक लिमिटेशंस होती हैं, क्या होती है, मैक्सिमम आईपीस की कितनी पॉसिबिलिटीज है, 255.255.255.255। हमारे पास पूरी दुनिया में कितने आईपी एड्रेस, 32 बिट में कितने आईपी एड्रेस अवेलेबल हैं, सिर्फ इतने। मतलब कितने की पावर कितने, इसी के पावर यही, इसी को अगर हमें रूट कर दें, है ना, तो हमारे पास लिमिटेड आईपी एड्रेस अवेलेबल है। मींस हम हर एक इंटरनेट को या हर एक सर्विसेज को हम आईपी से रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो आईपी से रिजॉल्व नहीं कर सकते तो फिर हमने वहां पर आईपी को ओवरलोड करके कौन सा प्रोटोकॉल बनाया, ट्रिपल डब्ल्यू प्रोटोकॉल बनाया। मींस ट्रिपल डब्ल्यू सम कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स देन लास्ट डोमेन। डोमेन जो फर्स्ट डोमेन आया वो कौन कौन से आए, डॉट कॉम आया, डॉट नेट आया, डॉट ओ आर जी आया, और फिर बाद में सो ऑन बहुत सारे बन के चले गए, बनते चले गए, कंट्री वाइज बनते चले गए। अब हम एक आईपी एड्रेस पे मल्टीपल डोमेन, मतलब एक आईपी एड्रेस एक पीसी पे मल्टीपल डोमेन्स को होस्ट कर रहे हैं, एक पीसी या एक सर्वर पे, जिस पे एक आईपी एड्रेस एक आईपी एड्रेस रख दिया हमने, एक आईपी एड्रेस रख दिया, और उस आईपी एड्रेस पे हम लॉजिकल नेम यूज करने लगे, डेट इज लॉजिकल नेम। और इस लॉजिकल नेम का हमने एक रजिस्ट्री बनाई जो ये लॉजिकल नेम रजिस्टर करेगा। मींस क्या बनाया हमने, डोमेन रजिस्ट्रार बनाया, डोमेन रजिस्ट्री बनाई जो इस डोमेन को बुक करता है, इस डोमेन को बुक करता है, साथ ही साथ ये बताता है कि इस डोमेन को किस आईपी पे जाना है, इस डोमेन को किस आईपी पे जाना है। क्या बोला हमने इसको, इस सिस्टम को क्या बोला, इस सिस्टम को हमने कॉल करना शुरू करा, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम एज वेल एज रजिस्ट्री इस आईपी पे पॉइंट कर रही है। यहां पर भी हमें, यहां पर भी बाद में एक और एड ऑन करा, एक और सिस्टम का एड ऑन करा जो कि बाद में कहलाता है डोमेन नेम सर्वर। बोथ आर डिफरेंट। मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन है कि डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सर्वर एक ही होता है, जबकि दोनों का सिस्टम अलग अलग है। डोमेन नेम सिस्टम किसको बोलेंगे, इस कंप्लीट सिस्टम को, डोमेन नेम को रिजॉल्व करने के लिए कंप्लीट सिस्टम को जो होता है उसको हम डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। और डीएनएस सर्वर होता है, इज अ सर्वर वेयर डोमेन नेम से आईपीज और उसके सब डोमेन्स को रिजॉल्व करना डीएनएस सर्वर होता है। तो इसमें बहुत मामूली सा फर्क है, बहुत मामूली सा डिफरेंस है। अब रजिस्ट्री थी, रजिस्ट्री पे हमने डोमेन बुक कर दिया, डोमेन बुक कर दिया तो वो अब किस चीज पे पॉइंट कर रहा है, वो आईपी एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, आईपी एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है। किस किस तरीके से पॉइंट कर रहा है, आईपी एड्रेस को हम कहते हैं नेम सर्वर। नेम सर्वर मीन्स किस सर्वर पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आईपी एड्रेस भी डाल सकते हैं और फर्दर यहाँ पर भी लॉजिकल एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पर भी लॉजिकल एड्रेस किसको बोल रहे हैं, जो ये है, ये लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पर भी तो नेम सर्वर, आपने डोमेन रजिस्टर जहां से भी रजिस्टर करेंगे वहां नेम सर्वर डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल NS1 डॉट जो भी XYZ सर्वर डॉट कॉम। मतलब अब मैं सर्वर का प्रोवाइडर हूं, तो मैंने इस सर्वर की आईपी को नेम सर्वर मतलब लॉजिकल नेम में कन्वर्ट कर लिया, इट्स कॉल्ड नेम सर्वर। तो मैं नेम सर्वर में मेरा डोमेन कोई खोले, रजिस्ट्री पे ही मेरा डोमेन कोई जब खोले तो रजिस्ट्री उसको इंफॉर्मेशन देगी क्या आपको इस सर्वर पे जाना है। इस सर्वर पे मतलब ये भी एक लॉजिकल एड्रेस होगा और उस लॉजिकल एड्रेस पे एक आईपी पॉइंट होगा, क्योंकि कल के डेट में मुझे सर्वर सर्वर अगर शिफ्ट करना है, बदलना है,
तो मैं सर्वर मूव कर दूंगा और नेम सर्वर की आईपी चेंज कर दूंगा, तो मेरे जितने भी उस सर्वर से जितने भी डोमेन चल रहे होंगे उनकी आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो हम यहाँ पर नेम सर्वर का लॉजिक्स यूज करते हैं। अब नेम सर्वर जब हमने खोला तो सर्वर पे आ गया। सर्वर पे एक और चीज कॉल होती है, सर्वर पे एक और सर्वर होता है, इट्स कॉल्ड डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर क्या करता है? डोमेन नेम सर्वर क्या करता है कि इस डोमेन पे लिस्ट ऑफ एंट्रीज होती हैं। मींस इस डोमेन पे हम आए तो इस आईपी एड्रेस पे ए एड्रेस होता है ना, एमएक्स एंट्री होती है, ठीक है, सब डोमेन की एंट्रीज होती है, एसएमटीपी एंट्री होती है ना। क्या होता है ये? जब इस सर्वर पे वो आईपी पे ये डोमेन का पॉइंटर आ गया, मतलब नेटवर्क से वो पॉइंटर है ना, रूट यहाँ पर आ गई, वो रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गई, तो वहां पर रिजॉल्व करेगा, वहां पर रिजॉल्व करेगा कि इस आईपी, इस लॉजिकल नेम पे कौन से फोल्डर को ओपन कराना है, कौन से फोल्डर पे रूट कराना है, मीन्स ट्रिपल डब्ल्यू रूट पे ओपन कराना है, किस एड्रेस को देख के? ए रिकॉर्ड को देख के, है ना। एमएक्स रिकॉर्ड मेल एक्सचेंज होगा तो मेल मेल होगा, इस सर वो रिक्वेस्ट आके मेल पे आ गई तो मेल एक्सचेंज हो, मतलब हम यहाँ पर पूरा लॉजिकल सिस्टम को ले आए, जबकि वो फिजिकल जो हमारा आईपी एड्रेस था उसको छोड़कर हम पूरा लॉजिकल सिस्टम को लेकर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर डीएनएस सर्वर पे वो चीजें लिखी होती हैं कि मान लीजिए कि अब हम यहाँ पर एक डोमेन नेम ट्रिपल डब्ल्यू डॉट लॉजिकल नेम डॉट कॉम ले रहे थे, अब हमने यहाँ पर एक और सब डोमेन बना लिया, फॉर डेटाबेस के लिए हमने अलग सर्वर बना लिया। तो इस तरीके से हमने ये पूरा जो है एक सिस्टम को लॉजिकल एड्रेस पे लेकर आ गई, और यही क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। मतलब क्लाइंट से जैसे ही मैंने वेबसाइट खोला तो जो मेरा नियरेस्ट रूटर होगा उस पर रिक्वेस्ट जाएगी, वो अपने पेरेंट रूटर पे भेजेगा, तब तक भेजता चला जाएगा जब तक कि वो एक रजिस्ट्री रूटर पे नहीं पहुंच जाता, जहां पर हर डोमेन की एक रजिस्ट्री होती है कि भाई साहब ये डोमेन के लिए किस आईपी पे जाना है, उस पे जाएगा। उस पे जाने के बाद उसको रिजॉल्व होगा कि वो किस सर्वर पे जाएगा, किस सर्वर पे, उस सर्वर पे जाएगा, उस सर्वर का जो एड्रेस जो रजिस्ट्री से मिला वो भी लॉजिकल एड्रेस है, एक फिजिकल एड्रेस है लेकिन वो भी लॉजिकल एड्रेस है। उस सर्वर से उसको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर को किस सर्विसेज पे जाना है, एसएमटीपी पे जाना है, ए रिकॉर्ड पे जाना है, एमएक्स रिकॉर्ड पे जाना है, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से वो पूरा आपको रूटिंग करके ये पूरा डोमेन नेम सिस्टम चल के हमारा पूरा आईपी रिजॉल्व होता है। लेकिन इतना ज्यादा लॉजिकल एड्रेसेस क्यों बनाए गए? इसके पीछे जो रीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आईपी एड्रेस लिमिटेड है, तो हमने उसको लॉजिकल एड्रेस ट्रिपल डब्ल्यू प्रोटोकॉल बनाया। अब ट्रिपल डब्ल्यू प्रोटोकॉल के बाद हमारे पास सर्विसेज भी हजारों हैं, हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज भी हो सकती हैं एक ही डोमेन पे, एक ही इसी पे मल्टीपल सर्विसेज भी होती हैं, तो हर एक सर्विसेज को भी डिवाइड करने के लिए हमने लॉजिकल एड्रेस फर्दर उसमें भी डिविडेंड करा, जो कि कहलाता है डोमेन नेम सर्वर। जो कि इस चीज को एड्रेस को रिजॉल्व करने के लिए कौन सी चीज बनाई गई? डोमेन नेम सर्वर। और हमारा एक सर्वर नहीं, मल्टीपल सर्वर्स भी हो सकते हैं, प्राइमरी सर्वर्स मल्टीपल सर्वर्स भी हो सकते हैं। तो उस रजिस्ट्री से जो डोमेन को जो एड्रेस मिलेगा वो भी लॉजिकल एड्रेस है, जो कि कहलाता है नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर मीन्स आईपी, उस सर्वर का एड्रेस, उस सर्वर का लॉजिकल एड्रेस, नॉट फिजिकल। हम फिजिकल भी यूज कर सकते हैं लेकिन इट इज, ये अच्छा नहीं होता कि आप फिजिकल एड्रेस को, आईपी एड्रेस को यूज करें, हमेशा लॉजिकल एड्रेस को ही रिजॉल्व कराना चाहिए डोमेन पे, क्योंकि इसके अंदर एक फंडामेंटल चलता है, हर रूटर्स के पास हर डोमेन की इंफॉर्मेशन हो ये जरूरी नहीं है। जब वो उसके पास फर्स्ट टाइम कोई डोमेन रिक्वेस्ट जाती है तब वो है ना रजिस्ट्री से एड्रेस लेता है और उसको अपने पास टाइम टू लीव में होल्ड कर लेता है, उसके बाद वो बार बार नहीं जाता। आफ्टर टाइम टू लीव वो डेटा रिमूव हो जाता है। मीन्स अगर आपने लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस लिया तो एटलीस्ट अगर आप जब भी आईपी एड्रेस चेंज करेंगे तो टाइम टू लीव का आपको, फंडामेंटल का आपको फेस करना पड़ेगा। मीन्स तब तक के लिए आपकी सर्विसेज डाउन हो जाएंगी, और ये जितना ज़्यादा होता है उतना हमारी वेबसाइट फास्टली ओपन होती है, रिजॉल्व होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर नेटवर्क को कॉल्स होती हैं, रिक्वेस्ट जाती है और कहाँ जाती है। अब इस टॉपिक में बस इतना ही। कुछ आपको टॉपिक से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, ऑडियो क्वालिटी से रिलेटेड, वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, उसको मैं सही करने की कोशिश करूँगा। और टॉपिक्स में कोई इशू हो, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो, अ, कोई नया टॉपिक्स एडवांस करना हो, दूसरे एग्जांपल्स के साथ सेम टॉपिक्स को आपको समझाना हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं उसको करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के अलर्ट्स मिल सकें। इस वीडियो में बस इतना ही।
थैंक यू।